हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब ठीक ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, सो जस्ट चिल, वीडियो के एंड तक ये तो क्लियर हो ही जाना है। ओ सॉरी, वो क्या है ना, हमारे यहाँ नारेबाजी चल रही है। आपको तो पता ही होगा, जब माहौल गर्म हो और सारे नेता मेहरबान हो, इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, इलेक्शन है भाई। अरे 2014 में जब हम सब ये सोच रहे थे कि कौन सी राजनीतिक दल सत्ता में आएगी, तभी कांग्रेस के मणिशंकर जी ने मोदी जी को चाय वाला क्या बोल दिया, मोदी जी तो प्रधानमंत्री ही बन गए। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। वक्त पे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सर्जिकल स्ट्राइक जैसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स पे इतनी ईमानदारी से उंगली उठाते हैं कि कांग्रेस की मजाक भी उड़ा लेते हैं और बीजेपी को फ्री का लाइमलाइट भी दे जाते हैं। अब आप पुलवामा अटैक का ही देख लीजिए। पुलवामा अटैक पे हुए एयर स्ट्राइक के बाद सैम पित्रोड़ा जी का ये कहना था कि अगर 8 लोग पाकिस्तान से आकर इंडिया में हमला कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन ही मान ले। That's not how you deal with world. Okay? Because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. Okay? It's naive to assume that just because some people came here and attacked, every citizen of that nation is to be blamed. I don't believe that way. और तो और जब ये सारी बातें राहुल जी के सामने आती है तो जनाब, नेताओं के निजी बयान में पार्टी का कोई रोल नहीं, ये बोलकर बात ही पलट देते हैं। वैसे तालियां बजाइए, क्या सही पॉलिटिक्स खेलते हैं सर जी। माहौल गर्म है तो आपको वो सारे फैक्ट्स बता देते हैं जो वोट डालने में आपकी मदद करेगी। किस पार्टी ने कितने वादे पूरे किए और इस साल के अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या नए इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी को भी वोट देने से पहले। तो इस बार हर बार की तरह दोनों ही दलों ने काफी सारे नए वादे किए। अब अगर हम रियलिटी चेक पे उतरे तो बीजेपी के कई सारे वादे अब भी सिर्फ वादे ही हैं। मानते हैं कि मोदी जी ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए जिसके चलते इंडिया की इकोनॉमी 7% तक बढ़ चुकी है और काफी सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आए, जैसे कि जापान ने पहली बार इंडिया में बुलेट ट्रेन इन्वेस्ट की। आज इंडिया 6th लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड कंट्री मानी जाती है और हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स इतने मजबूत हैं कि पाकिस्तान के बार टेरर अटैक करने के बाद भी करीबन 50 से ज्यादा कंट्रीज इंडिया के फाइट अगेंस्ट टेररिज्म में उसके साथ खड़े रहे। वहीं अगर हम बात कांग्रेस की करें तो इतनी सालों की सरकार के बाद राहुल जी ने पहली बार एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक स्टेप लिया है, जिसके चलते शायद बिना किसी गठबंधन के उनकी सरकार बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। अगर आपको नहीं पता कि वो कौन सी राजनीतिक स्टेप है तो ये देख लीजिए। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। लेकिन जनाब, करे भी तो क्या। राफेल की हर बार की अलग अलग प्राइजेस और मशहूर अजहर जैसे टेररिस्ट को जी करने से फुर्सत मिले तभी तो इंडिया के लिए कुछ अच्छा करे, कुछ नया करे, जो 50 साल में उनकी सरकार कर ही नहीं पाई। क्यों? वैसे ना सिर्फ राहुल जी लेकिन मोदी जी भी लाइमलाइट लेने से कभी पीछे नहीं हटते। कभी अपने भाषणों से तो कभी एडवर्टाइजमेंट, कभी बायोपिक तो कभी नमो टीवी। अब तक आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं दोनों ही पार्टियों को इक्वली रोस्ट कर रही हूँ।
लेकिन सवाल अब भी वही है कि वोट किसे दें। Ironically, Indian politics is all about the face value of Narendra Modi, Rahul Gandhi and Arvind Kejriwal. लेकिन हम सब ये भूल जाते हैं कि इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसका मतलब ये है कि हम अपने प्रधानमंत्री को नहीं लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। तो इन जुमलों, रिलीजियन और इमोशंस पे खेलने वाले पॉलिटिक्स से दूर हटिए और लॉजिकली जाके अपनी लोकेलिटी की डेवलपमेंट के अनुसार अपना अच्छा एमपी चुनिए। किसी भी एमपी को चुनने से पहले उसका बैकग्राउंड और क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर देखिएगा। उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आपको एमपी लैड फंड्स वेबसाइट में काफ़ी सारे डिटेल्स भी मिल जाएंगे। एज अ यूथ ऑफ इंडिया, आई वॉन्ट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, गुड लिविंग कंडीशन, वीमेन सेफ्टी एंड अ क्राइमलेस कंट्री। तो मेरा वोट तो सिर्फ उसी एमपी को जाएगा जो मेरे सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करता हो। अब तक तो आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि किसे वोट देना है, लेकिन जाते जाते मैं इप्शिता दास आपसे अनुरोध करती हूँ कि अब हैशटैग मैं भी चौकीदार और हैशटैग चौकीदार चोर है से बचिए और लॉजिकली जाके वोट दे के आइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि इस साल अपना वैल्यूएबल वोट आप किसे दे रहे हैं। See you soon in the next video. Till then, keep watching Time Charges. Peace out.